जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो दीपक जलाए गए और दीपक में बच्चों के लिए खासकर मैं बताना चाहता हूँ, उसमें 10 फ्लेम थे। 10 क्यों होते हैं? इसमें 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। दोनों को एक साथ समन्वय बहुत जरूरी है। अगर आपकी ज्ञानेंद्रिय काम करेगी और कर्मेंद्रियां काम नहीं करेंगी, या कर्मेंद्रियां काम करेंगी और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करेंगी, तो जो आपको जीवन में प्राप्त करना है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। दोनों के बीच में समन्वय बहुत जरूरी है। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य भी रखना ताकि आपकी कर्मेंद्रियां काम करें और दिमाग की वर्जिश करना जैसे प्रोफेसर गुप्ता करते हैं। और आप हमारे सामने सब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखने के लिए आज भी हमारे कम से कम जो है 15 घंटे रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, जो हम लोगों को सीखने की जरूरत है। मैं बासमती के ऊपर जो संस्थान में शोध कार्य किए गए हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी परंपरागत बासमती किस्में हैं बहुत लंबी होती थी, गिर जाती हैं, उनकी पैदावार बहुत कम होती है, मुश्किल से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट स्लाइड, डॉक्टर स्वामीनाथन ने 60 के दशक में ये सोचा, जिस प्रकार से गेहूं में क्रांति आई है उस तरह से अगर बासमती उत्पादन में हमको क्रांति लानी है तो हमें बासमती में भी पौधों की ऊंचाई कम करनी पड़ेगी। और ये पूरी तरह से स्वदेशी कार्य था, जिसमें बौनेपन का जीन बासमती 370 एक परंपरागत प्रजाति थी, उसमें गुणवत्ता बहुत अच्छी थी लेकिन पैदावार बहुत कम होती थी। उसका संकरण टाइक्यूम 81 से किया गया और ये पूरी पेडिग्री दी गई है। करीब 20 वर्षों के अथक प्रयास के बाद जो है 1989 में पहली बौनी बासमती किस्म विकसित हुई, जिसमें डॉक्टर विजय सिद्दीक, डॉक्टर वीपी सिंह शामिल थे और मैं उसमें छात्र हुआ करता था, पीएचडी कर रहा था। और डॉक्टर स्वामीनाथन को बहुत सही समय पे, कल उन लोगों का दीक्षांत समारोह था, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय आई थी, उन्हें भारत रत्न का भी घोषणा की हुई, तो हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई इस बात की। जो ये पहली वैरायटी पूसा बासमती 1 आई, इसकी पैदावार 20 क्विंटल यानी कि 2 टन के कंपैरिजन में 6 टन प्रति हेक्टेयर होती थी। नेक्स्ट, इसके बाद 2003 में हम लोगों की नई किस्म आई पूसा बासमती 1121, जो की पकाने के बाद चावल की लंबाई 1 इंच से ज्यादा होती है। आप 1 कप चावल बनाइए तो 4.5 कप चावल पक करके तैयार होता है। कम चावल बना करके ज्यादा लोगों को आप खिला सकते हैं और ये कारण था जिसकी वजह से, और कम चावल खा के आपका पेट भी भर जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, लगेगा कि आपने पूरा आपका पेट भर गया। तो डायबिटिक भी खा सकते हैं क्योंकि कम खाना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट, इसके बाद 2013 में हम लोगों ने पूसा बासमती 1509 एक किस्म विकसित की, जो कि अन्य सारी किस्मों की तुलना में 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, जबकि 1121 को 145 दिन लगता है और परंपरागत किस्म जो है उसको 160 दिन लगता है। 2013 में प्रोफेसर पेंटल को लेकर के किसानों के खेत में गया था, जिस साल ये किस्म रिलीज हुई थी उसी साल जो है, और इसके आने से इतनी बड़ी क्रांति आई। इसकी पैदावार करीब 7 टन प्रति हेक्टेयर की है और इसको कटाई करने के बाद आप सब्जी की फसल ले सकते हैं और इसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप देखिए ये किस प्रकार से दाने की लंबाई पिछले 8 दशक में 80 साल की जर्नी है। पहली जो परंपरागत प्रजाति थी बासमती की 370, वो 1930 में रिलीज हुई थी और 1509 तक आते आते चावल की लंबाई बढ़कर के 1 इंच से भी ज्यादा हो गई है। उस समय ये सारी प्रगति जो है फिनोटाइपिक सिलेक्शन के ऊपर आधारित थी। जीन्स के बारे में पता नहीं था, क्यूटियल्स के बारे में पता नहीं था, कहाँ पे जीन है इनके, कौन से क्यूटियल इसके लिए निर्धारित करते हैं इस सिलेक्शन को। लेकिन फिनोटाइपिक सिलेक्शन से उसके लिए हम लोगों को 1,000 सिंगल प्लांट के सैंपल कुकिंग करने पड़ते थे सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में। 2 जिनके बीच में लॉन्गेशन होता था, फिर उनको आपस में कास्ट करना पड़ता था, सेलेक्टिव इंटरमेटिंग करनी पड़ती थी, फिर उसमें सिलेक्शन करना पड़ता था। तो कई साइकिल के बाद जाकर के इस स्तर पर हम लोग पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अवधि है वो 160 दिन से घटा करके 120 दिन लाई गई जो नई किस्में हैं उनमें, और पैदावार 2 टन से बढ़ा करके 6 टन हुई। इसको हम एक कैंची जैसा सीजर लाइक कर्व या ग्राफ बोलते हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग में अक्सर नहीं मिलता है। आप अवधि बढ़ाइए तो पैदावार बढ़ेगी, अवधि घटाएंगे, ड्यूरेशन घटाएंगे तो पैदावार घटेगी। But we were able to break that unholy alliance. We reduced duration to 120 days and increased productivity to 6 tons from 2 tons per hectare. Next.
एंड द करंट सिचुएशन इज कि आज के दिन इस वर्ष जो है बासमती चावल का कुल निर्यात जो है 45,000 करोड़ का हुआ इस वर्ष 2023 में। उसमें पूसा संस्थान के द्वारा हम लोगों के द्वारा विकसित किस्मों का योगदान 40,000 करोड़ का है। सिर्फ एक साल में 40,000 करोड़ बासमती चावल के द्वारा देश को विदेशी मुद्रा का अर्जन हो रहा है, जो बहुत बड़ा योगदान है। इसका अगर 1% भी शोध में लगाया जाए तो हमको किसी सरकार से कहीं से कुछ पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है, बट दुर्भाग्यवश इस तरह कोई व्यवस्था नहीं है। आगे जो प्रमुख बीमारियां हैं बासमती में, इसमें आपकी पत्ती का झुलसा रोग है, झोंका रोग है जिसको ब्लास्ट की बीमारी बोलते हैं, ब्राउन प्लांट हापर है, भूरे रंग का फुदका, ये इससे नुकसान काफी होता है, शीत लाइट है नेक्स्ट। तो इन समस्याओं को ध्यान में देखते हुए, और जैसा कि मैंने एक्सपोर्ट की बात कही, इन बीमारियों के चलते किसान दवाएं बहुत छिड़कता है। कई बार जो है धान के खेत में 12 बार स्प्रे करना पड़ जाता है, और उसके चलते जो रासायनिक दवाओं के अवशेष हैं वो कई बार चावल में आते हैं। और यूरोपियन यूनियन में खासकर जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे एक फंगिसाइड है ट्राइसाइक्लाजोल, उसकी मात्रा 0.01 ppm निर्धारित की गई है EU में। अगर इससे इस लेवल पे भी डिटेक्शन होता है तो हमारी कई चावल की खेत जो पूरा सिप वापस कर देते हैं, और वो सिप वापस लाना इतना खर्चीला पड़ता है कि उसको समुद्र में डुबा दिया पड़ता है। तो ये स्थिति आती है। कारण इसका ये हुआ कि हमारा यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट जो है 0.4 मिलियन टन से घट करके जो है 0.2 मिलियन टन हो गया 2016 के कंपैरिजन में 2022-23 में। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इनमें जेनेटिक रेसिस्टेंस डालें वैरायटी में, ताकि रासायनिक दवाओं को छिड़कने की आवश्यकता नहीं हो, और आप नहीं छिड़केंगे तो अवशेष नहीं आएगा। इस तरह से मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग का प्रयोग करते हुए नेक्स्ट हम लोगों ने ये शुरुआत की, और मार्कर सिस्टम बैकक्राफ्ट ब्रीडिंग के रूप प्रचलित तरीका है। नेक्स्ट पहली किस्म ने पूसा बासमती 1460 विकसित की, इसमें पत्ती झुलसा रोग के लिए रोगरोधी क्षमता थी। नेक्स्ट और नेक्स्ट इसके बाद दूसरी किस्म पूसा बासमती 1718 जो कि 1121 का सुधार करके बनाई गई। इसमें भी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए 2 जीन XA13 और XA21 डाले गए। नेक्स्ट और इसके बाद जो है एक किस्म 1728 निकाली, इसमें भी बैक्टीरियल ब्लाइट के 2 जीन हैं। नेक्स्ट कुछ नए जीन की खोज भी हमने की है, कई सारे जर्मप्लाज्म जो फार्मर्स की वैरायटी है उनका स्क्रीनिंग करके, और उसमें से जो नॉवल सोर्स मिले हैं उनकी मैपिंग करके नए जीन्स को भी आइडेंटिफाई किया है। इनको ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम आगे ले आ रहे हैं। नेक्स्ट अभी देखिए जिस खेत में हम खड़े हैं किसान के यहाँ जो है, और ये पूसा बासमती 1401 का खेत है। फसल जो है दाना भर चुका था इसमें, लेकिन अभी पकी नहीं थी फसल, दूधिया दाना था, और उस स्टेज पर इसमें ब्लास्ट की बीमारी आई, जिसको हम मैंगोपोर्टी ग्रीजिया बोलते हैं। और ये बीमारी जो है इसको हम गर्दन तोड़ किसान भाई बोलते हैं, क्योंकि ये नेक ब्लास्ट है, पेनिकल के नेक को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रांसलोकेशन इसका फोटोसिंथेट का बंद हो जाता है, पेनिकल वहीं से टूट करके लटक जाता है। तो हमारे हाथ में जितने पेनिकल हैं ये सारे टूट के लटक गए हैं, इसकी वजह से पूरा सूख गया है। पूरा पीछे खेत का बैकग्राउंड आप देख रहा है, किसानों के यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे पिछले साल नुकसान नेट ब्लास्ट के द्वारा हुआ था। तो अब चूंकि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, इधर भी आप देख रहे हैं ये सारी फसल हरी है, लेकिन पेनिकल टूट करके लटक गए हैं बिकॉज़ ऑफ नेट ब्लास्ट। और इसी को रोकने के लिए ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग किसान करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि सस्ती फंजीसाइड है, इफेक्टिव है, लेकिन फिर अवशेष रह जाता है। क्योंकि दवाओं के बारे में कहा जाता है कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में किस तरीके से किस समय डाली जाए। अगर इन 4 चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो अवशेष नहीं आएगा, लेकिन अगर उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो पानी भी अगर आप एक निश्चित सीमा के बाहर पिएंगे तो वो आपके लिए हमारा समय खत्म हो गया। अगली स्लाइड। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया ब्लास्ट के लिए, रेसिस्टेंस के लिए। करीब 8 मेजर जीन नोन थे, जिसमें कि PI1, PI54, थीटा, PI5, PI9, PI2, PID मार्कर सिस्टम बैकअप ब्रीडिंग करके इन 7 जीन्स को हमने पिरामिड किया, और अब हमारे पास 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन, 5 जीन, 6 जीन, 7 जीन पिरामिड्स अवेलेबल हैं ब्लास्ट डिजीज के लिए। और इसमें से एक वैरायटी ने पूसा बासमती 1637 जिसमें PI9 जीन है, इसको हमने रिलीज किया, इसमें ब्लास्ट बिल्कुल नहीं आता है। नेक्स्ट और अभी हाल में ही एक वैरायटी 1847 निकाली है, जिसमें बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए 2 जीन XA13, XA21 और ब्लास्ट के लिए 2 जीन PI2 और PI54 है। इसकी पैदावार करीब 30 क्विंटल प्रति एकड़ की है। बहुत ही अच्छी क्रॉप आप देख सकते हैं, किसान इतने खुश हैं
और इस साल इसका एरिया काफी करीब 5 लाख हेक्टेयर में लगी थी, और इससे जो चावल एक्सपोर्ट होगा उसमें निश्चित रूप से कोई समस्या जो है अवशेष की नहीं आएगी। नेक्स्ट, इसी तरह से 1885 इसमें भी 4 जीन है। नेक्स्ट, 1886 एक और वैरायटी है, इसमें 4 जीन है ब्लाइट और ब्लास्ट के लिए। नेक्स्ट, बकाने एक बहुत बड़ी समस्या है बासमती राइस में, एंड दिस इज ए डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय ए फंगस कॉल्ड Giberella physicorae, and it produces Giberella basically in those plants, and because of this the plants become tall and finally they dry. So you can see the field on the right hand side is affected by bacane. Substantial losses happen because of this. We have identified major genes for this, and now we have transferred those genes next into high yielding varieties, and those varieties are reconstituted with excellent grain and cooking quality with resistance to bacane. Next, next, next. These are all multiple gene pyramids. Next, which has bacane last. Now this is a major problem, root knot nematode. We are now focusing a lot on direct seeded rice because cultivation of transplanted rice takes a lot of water. To produce 1 kilogram of rice, you have to use 3,000 liters of water. If rice cultivation has to sustain in northwestern part of the country, we have to do away transplanting of rice and we have to shift to direct seeded rice. But in direct seeded rice, of course, it has several advantages. One, 35% less methane emission, 35% less water use, and labor saving is huge because you don't need to transplant. So that those factors are very good. But when we use DSR, the problem of nematode is going to be a big problem because nematodes would not be able to move under transplanted conditions because of muddy water and puddle conditions. In dry conditions, they will move from plant to plant. So that will cause a problem. We are working on nematode resistance. Let's identify some good sources. And you can see the root knots in these some of these sensitive varieties, which disrupts the transportation process, nutrients movement, and everything. Next, so we have mapped some major QTL. Another very important area where we have worked is herbicide tolerant rice varieties. Now these ST rice varieties we have developed by mutation breeding by mutating a gene called ALS, that is acetyl-lactate synthase, and this confers tolerance to imidacloprid group of herbicide, imidacloprid group of herbicide. Two varieties, Pusa Basmati 1985 and 1979 have been released, which are improved version of Pusa Basmati 1509 and 1121. And we are just waiting for expansion of label claim, because so far imidacloprid was not allowed to be used on rice because it will kill rice. Now we have resistant varieties to this herbicide, so this can be allowed to be used on rice. So once the label claim is given, this year we want to go on a big way for this next. So this is the plot of herbicide. You can see on the extreme left side, this is the direct seeded rice plot. It's sprayed with herbicide 18 days after sowing, and you see you can't see any weed there. No weeding done, no mechanical weeding, nothing is required. It provides a perfect control of weed. Next. At the same time, anaerobic germination is another major challenge because when we do for direct seeded rice, and if there is rain soon after sowing, and there is water stagnation for a day or 2 or 3, then those plants will not germinate. So incorporating anaerobic germination will help these plants germinate even if the water is stagnated. Next. I would like to end here by saying that some of the innovations which Professor Pendle has made and mentioned about the genome editing, combining genome editing with speed breeding technology, so that we can go for a quick product delivery to the farmers. Because ultimately, science for society is required. Unless we address the problem of society using science, the purpose is not served. So thank you all very much for giving me this time.